हे गाइस, टावर ऑफ गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहाँ पे नेड स्टार्क अब काफी ज्यादा क्लोज है एंडिंग के, क्योंकि आज सेकंड वॉल की वॉर भी लगभग खत्म ही हो चुकी है। जहाँ हमने एक तरफ देखा कि बैम और वाइट की जो फाइट थी उसका कंक्लूजन हमें फाइनली देखने को मिला। जहाँ बैम को एक काफी खतरनाक पावर अप मिला, वहीं पे वाइट डर के मारे अपनी दूसरी पर्सनैलिटी को बाहर लेकर आया, यानी कि विंसेंट ने वाइट की बॉडी ऊपर कंट्रोल कर लिया वापस से। वही इन सब चीजों के बीच में हमें वापस से मार्को को देखने को मिला था, यानी कि कून का बड़ा भाई, जिसको हमने पहले हेल ट्रेन में देखा था। और यहाँ हमें पता है कि मैच निजाल कुछ अलग ही प्लान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यामा, जिसको एक और पावर अप मिला था अपने बड़े भाई यानी कि डूम के फैंग को मिलने की वजह से, वो भी फिनिश लाइन को क्लियर करके अब अपने सबसे खतरनाक एनिमी के सामने है, यानी कि यास्टा के सामने। तो स्टोरी में आगे क्या होगा जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आगे बने रहें। चैप्टर की स्टार्टिंग हम वहां से देखते हैं, जहाँ पर यामा लगातार यास्टा के ऊपर एक के बाद एक घुसे बरसाया जा रहा था, यानी कि पंचे से उसने अपना अटैक स्टार्ट कर दिया था। लेकिन यास्टा इन सब चीजों को काफी आराम से झेल पा रहा था, जहाँ उसका कहना था किस तरह के वीक पंचेस भला क्या करने वाले हैं। चाहे यामा पूरी कॉन्फिडेंस के साथ लगातार यास्टा के ऊपर अटैक करते रहता है, लेकिन यास्टा को कंफ्यूजन हो रहा था कि आखिर यामा इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी इतने कॉन्फिडेंस में उसके ऊपर आकर अटैक कैसे कर सकता है। जहाँ इससे पहले जिस तरह की फाइटिंग हमने देखी थी इन दोनों के बीच में, वो काफी टेंस थी और काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी यास्टा की तरफ से। लेकिन इस फाइट में ये चीजें काफी बदल चुकी थी। हम यामा को इस फाइट को एंजॉय करते हुए देखते हैं। जो चीज जो वो मेंशन करता है तो यास्टा को इससे काफी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, जहाँ से लगता है क्या ये सही में उतना स्ट्रॉन्ग था जितना मैं पहले फील कर पा रहा था। और यास्टा यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होके काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की पावर्स को भी यूज करता है और यामा को एक अच्छी बीटिंग देने के साथ ही उसे काफी क्लोज से बताता है कि शायद तुम्हारे फादर की डेथ मेरे वजह से जरूर हुई हो जैसा ही तुम्हें लगता है, लेकिन उनकी मौत की तरफ लेकर जाने वाला जो रियल रीजन था, क्या तुम जानते हो उसके बारे में। और आगे यास्टा बताता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि लोबोविया फैमिली का लीडर है, यानी कि यामा के फादर का मास्टर। और यामा प्रेजेंट में जिस जगह पर आ चुका है वो एरिया किसी और का नहीं बल्कि लोबोविया फैमिली को ही बिलोंग करता है, यानी कि उस लीडर को। और यास्टा ये चीज इसलिए बता रहा था क्योंकि वो चाह रहा था कि यामा को यहाँ से भाग जाना चाहिए था, जब यहाँ पर यास्टा ने उसे वार्निंग दी थी पहले। वही हम देखते सीन को शिफ्ट होते हुए, जहाँ में काफी अलग सी जगह दिखाई जाती है नेस्ट में, जैसे द पैसेज टू द नेस्ट कह के बताया जाता है। वही हम बैम को भी देखते हैं, जो कि अभी भी अनकॉन्शियस था और उसके आसपास के लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे बैम इस वॉर के स्टार्टिंग से खुद को काफी पुश कर रहा था, यानी कि अपनी पावर्स को बिल्कुल लिमिट पर यूज करते आ रहा था अभी तक। वही मार्को को भी देखते हैं, जो बिल्कुल चिल था और साथ में एक कॉफी भी एंजॉय कर रहा था, जहाँ कून को देखकर उससे बात करने के लिए आता है। जहाँ पे मार्को चाहता था कि वो कहीं प्राइवेट में बात करे, क्योंकि यहाँ पर विंसेंट, र्यून और बाकी लोग भी थे। जहाँ थोड़ी देर बाद हम दोनों को एक बार के अंदर देखते हैं, जो कि इस फ्लोटिंग शिप के अंदर ही था, जिससे ट्रेवल कर रहे हैं थर्ड वॉल के साइड से। और आगे हमें इनकी डिस्कशन को भी दिखाया जाता है, जहाँ मार्को अब थोड़ा सीरियस होकर कून से पूछता है कि मुझे पता था कि तुम काफी डेंजरस बंदे के साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन वो क्लियर कैंडिडेट होगा ये मैंने सोचा नहीं था। जहाँ कून एग्री करते हुए कहता है कि उसे पता है कि वो किस सिचुएशन में है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में कून चाहता है कि मार्को सीधे पॉइंट पर आए। जहाँ मार्को अपने लिटिल ब्रदर को थोड़ी सी एडवाइस तो देना चाहता था, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए वो सीधे पॉइंट पर आगे उसे बताता है कि वो यहाँ पर एक काफी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को देने के लिए आया है। जहाँ आगे चलकर मार्को बताता है कि कैसे कून और बाकी लोग को पता होना चाहिए कि ज़ाद की आर्मी उनके पीछे लगी हुई है, या अगर सिंपल भाषा में कहें तो ज़ाद की रॉयल आर्मी को ऊपर से ऑर्डर आए थे उन सभी रेगुलर्स को मारने के लिए जो भी हेल ट्रेन में प्रेजेंट थी। जहाँ कून इस बात को सुनने कहता है कि एक फूल को ही पता होगा टावर में इस बात की पॉपुलैरिटी को लेकर, लेकिन मार्को अब यहाँ पर सीरियस हो जाता है और आगे बताता है कि कैसे दूसरा ऑर्डर था वो ये था कि 10 ग्रेट फैमिली में से एक फैमिली यानी कि पाव विद फैमिली के खिलाफ वॉर छेड़ना, जो काफी लाफेबल और इम्पॉसिबल सा टास्क था। एंड ऑब्वियसली जितने भी ऑर्डर्स आए थे उनमें से सबसे इजी ऑर्डर था, यानी कि हेल ट्रेन में जितने भी लोग थे उन सभी को खत्म करना। यही मिशन रॉयल आर्मी ने चूज किया था, जिसकी वजह से अगर आपको याद हो तो हेल ट्रेन के लास्ट स्टेशन पे कालावार और बाकी की रॉयल आर्मी ने अटैक किया था सभी रेगुलर्स के ऊपर, लेकिन सैडली उस मिशन में वो लोग फेल हो गए। और उससे भी ज्यादा चीजें तब सीरियस हो गई जो उन सभी रेगुलर्स के ऊपर उनके अंडरग्राउंड होने पर ये मिशन पूरी तरह से दोबारा भी नहीं किया जा सकता था। वही दूसरी तरफ जो कमांडर इन चीफ है यानी कि एडोई ज़ाद, वो एक ऑल आउट वॉर चाहती थी पाव विद फैमिली के सामने, लेकिन वही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़ाद की आर्मी और एक 10 ग्रेट फैमिली के बीच में ऑल आउट वॉर की सिचुएशन को नहीं देखना चाहती थी, और इसीलिए एक सॉल्यूशन को निकाला गया।
और इस सॉल्यूशन ये था कि जो लोपोबिया फैमिली है वो पाओबिदाओ फैमिली से फाइट करेगी, ना कि किंग ज़हाद की रॉयल आर्मी। और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो मेन बैटल शिप है लोबिया फैमिली की वो अब मूव कर रही है, यानी कि वो एक्शन में आ चुकी है ताकि वो पाओबिदाओ फैमिली से हेड टू हेड फाइट कर सके। जब कून को विश्वास नहीं हो रहा था जो इन्फॉर्मेशन उसे भी मिली थी, लेकिन मार्को से समझाते हुए कहता है कि काफी तगड़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है और ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सिर्फ लोबिया फैमिली कुछ काफी ऊपर के लेवल के लीडर्स और कुछ दूसरी फैमिलीज और रॉयल आर्मी के मेंबर्स को ही पता है। लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी कि यहाँ पे मार्को बता रहा था, क्योंकि मार्को के अकॉर्डिंग जो लोबिया फैमिली है एक पाओबिदाओ फैमिली यानी कि दूसरी 10 ग्रेड फैमिली के खिलाफ क्यों फाइट करना चाहेगी जब तक कि उनके पास कोई सॉलिड रीजन ना हो इस प्रॉक्सी वॉर को लड़ने का। और इसीलिए उन्होंने इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी, जिन सभी शर्तों में से एक शर्त ये थी कि जो 4th आर्मी कॉर्प है यानी कि कालावान की जो आर्मी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और जो न्यू 4th आर्मी कॉर्प बनेगी उसके अंदर ल्यूब्रिक कमांडर होगा और लोबिया फैमिली के जो मेंबर्स होंगे वो सभी इस 4th कॉर्प के मेंबर्स होंगे, यानी कि नई पोजीशंस पे लोबिया फैमिली का कंट्रोल होगा। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट कंडीशन कि जो इरेगुलर है उससे लोबिया फैमिली डील कर सके। और सरप्राइजिंगली जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो साइड से टावर में देखी जाती हैं उन लोगों के द्वारा इस चीज की परमिशन दे दी गई लोबिया फैमिली को। और इसी वजह से मैशनी ज़हाद ने आगे बढ़कर इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके यहाँ पर इरेगुलर को फंसाने के लिए सारा वॉर प्लान आउट किया ताकि स्लेयर कैंडिडेट खुद यहाँ पर नेस्ट पर आए, यानी कि एक ऐसी जगह पे जो कि लोबिया फैमिली का होम है। और ये बैटल ग्राउंड स्पेसिफिकली इसलिए चूज किया गया क्योंकि यहाँ पर एक रैप डिवाइस लगा हुआ है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है लोबिया के मेन शिप से। और जो मेन आर्मी है लोबिया फैमिली की वो कभी भी इन्वॉल्व हो सकती है इस बैटल के अंदर अगर उनको जरूरत लगती है। जहाँ पर कून अब उस रैप डिवाइस की लोकेशन को जानना चाहता था क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो रही थी। लेकिन मार्को यहाँ बताता है काफी एंजॉय करते हुए कि कैसे उसकी लोकेशन से ल्यूब्रिक को पता है। लेकिन चिंता की बात सिर्फ ये नहीं थी क्योंकि मार्को की इनसाइड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक और रैप गेट को लेकर आया था, यानी कि जो टेलीपोर्टेशन का गेट पहले से था उसके अलावा एक और गेट यहाँ एग्जिस्ट करता है और वो चीज मोस्ट प्रोबेबली कैट टावर के अंदर है जिसको कि 5th कॉर्प कमांडर की टीम लेकर आई थी। और मार्को के अकॉर्डिंग याश को इस चीज की कोई भनक तक नहीं है एंड ऑब्वियसली इसकी कंफर्मेशन भी उसे एक इनसाइड इन्फॉर्मेंट से मिल चुकी है। यानी अगर आपको याद हो तो जो बड़ी कान वाला एक माउस था जिसको एंड में मार्को ने पकड़ा था मोस्ट प्रोबेबली वही मार्को का इन्फॉर्मेंट है जिसने अंदर ही खबर से बताई है। और इस समय बैम की साइड से जितने लोग कैट टावर के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं वो सभी काफी बड़े खतरे में हैं। जिसके बाद हमें कैट टावर के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम रैंकर लव को देखते हैं जो कि अभी भी किसी चूहे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसे शक होता क्या चूहे यहाँ पे एग्जिस्ट कर भी रहे या नहीं जिनके थ्रू एस्केप कर सके। जहाँ घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ हम काफी अजीब सा स्ट्रक्चर देखते हैं जिसे कैट टावर का होस्टेज कैंप कहा जाता है, जिसके अंदर काफी सारी जेल बनी हुई थी। और लव जब इन जेल के काफी क्लोज जाता है तो नोटिस करता है इसके अंदर कैनिन्स बंद थे, जहाँ लव अब कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करता है जिसके थ्रू इन सभी लोगों को यहाँ से आजाद करा सके। लेकिन इसी समय उसका ध्यान इस रूम में एक दूसरी जगह पर ही पड़ता है और अब हमें दिखाया जाता है दूसरा रैप गेट, यानी कि जो कनेक्टेड था लोबिया फैमिली की खतरनाक बैटल शिप से, जिसको लेके इवांका और दूसरा मार्को ये लोग परेशान हैं। और उससे भी क्रेजी चीज ये होती है कि लव अभी कुछ समझ पाता, वो नोटिस करता है इसके अंदर से काफी सारे लाइट को आते हुए। वहीं दूसरी तरफ मार्को कून को ये चीज कहकर, यानी कि कैसे इरेगुलर को इसे दोनों को काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा क्योंकि बैम के पीछे काफी बड़े लोग लगे हुए हैं। और जाते जाते मार्को की सिर्फ ये एडवाइस थी कि चाहे वो डायरेक्टली कून के साइड क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर जो इरेगुलर की लाइफ के पीछे हैं वो लोग इनसे भी परे हैं, यानी कि ये लोग चाहकर उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरा फाइनली बैम को भी होश आ जाता है जो कि अपने सामने रैक और कून को देखता है, जहाँ वो सबसे पहले पूछता है कि वाइट कहाँ है और उस गेम का क्या हुआ जहाँ पर वो प्रेजेंट थी, यानी कि फील्ड में। जब बैम के सारे क्वेश्चंस का आंसर उसे धीरे धीरे मिलता है और यहाँ पे विंसेंटी भी बैम से मिलता है जो बताता है कि वाइट कैसे उसके अंदर छुप चुका है। बैम ने वो गेम फिनिश कर लिया था और वो लोग अभी एक फ्लोटिंग शिप पर हैं। वहीं बैम विंसेंटी को देख के कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाइट अभी सामने नहीं है, यानी उसकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि वाइट ने उसके दोस्तों की जान ली थी। जहाँ इस बात को
सुन के विंसेंट अपना सर झुकाकर बैम से अब माफी मांगता है और कहता है कि मैं चीजों को बदल तो नहीं सकता जो चीजें हो चुकी हैं या जो चीजें वाइट ने की थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आगे ठीक करने की। ओब्वियसली बैम का गुस्सा इतने से शांत नहीं होगा क्योंकि आखिर वाला एक अपॉलजी किसी की जान के बराबर कैसे हो सकती है। लेकिन रून यहाँ पे बैम को समझाते हुए कहती है कि चाहे बैम कितने गुस्सा फील क्यों ना कर रहा हो, ये सही टाइम नहीं है चीजों को सिचुएशन को खराब करने का, क्योंकि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर यानी कि नेस्ट के अंदर पहुंच चुके थे। यानी कि बैम अपने मास्टर के अब काफी क्लोज था। जहाँ नेस्ट के सस्पेंडियम देखने में काफी क्रेजी लगता है और खासकर वो स्नेक मॉन्स्टर जो कि चीज को लपेट रखा था। और वही हम मैशनी ज़ात को भी देखते हैं जो कि रेगुलर को देखकर यानी कि बैम को देखकर काफी खुश थी और उसे कहती है कि कैसे काफी टाइम से वेट करी थी उससे मिलने के लिए। जहाँ दूसरी तरफ कून और बैम अपनी शिप से सामने फ्लोटिंग शिप को देख रहे थे यानी जिसके अंदर मैशनी ज़ात थी। और उसके जस्ट बाद हम देखते मार्को की पॉकेट बॉल के थ्रू यहाँ पर इनके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश किया जाता है, जहाँ पर मैशनी इन्हें इमेच्योर किड कहकर बुला रही थी। जहाँ कून इसकी आवाज सुन के पहचान जाता है। वही मार्को का कहना था कि उसका पर्सनल पॉकेट है तो ये बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बात कर सकते हैं, चीजें बिल्कुल सीक्रेट रहेंगी। और जब इनकी डिस्कशन में मैशनी ज़ात मेंशन करती है कि कैसे मार्को ने उसने बताया या नहीं, लेकिन मैशनी ज़ात वो मास्टरमाइंड है जिसने इरेगुलर को यहाँ पर बुलाया है या ऐसा कहे अपने जाल में फंसाया है उसके मास्टर को कैप्चर करके। जिसकी रिएक्शन में बैम को और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए देखते हैं। वही कून काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि आखिर मैशनी के इन सभी के पीछे प्लान क्या था या पर्टिकुलर रीजन क्या था। जब मैशनी इसके जवाब में अपने पर्पस को ये ऐसा कि वो सभी लोग जो शामिल थे षड्यंत्र में उनका सिर्फ एकमात्र पर्पस उस स्पेशल कार्ड को यूज करना है, यानी कि रेगुलर को जो कि टावर की इस खतरनाक से टाइम के अंदर किसी के भी साइड को अलग ही लेवल पर लेकर जा सकता है। जहाँ एक ग्रेट फैमिली दूसरी ग्रेट फैमिली से वॉर में इन्वॉल्व होने वाली है। जब इस बात को सुन के रैक इस बार गुस्सा होता है और कहता है कि मेरे प्रे टर्टल के बारे में ऐसा बोलने का सोचना ही मत, तुम बस इतना बताओ कि तुम किसके साइड हो। जब इस बात को सुन के मैशनी ज़ात हंसने लग जाती है। जहाँ उसे हंसी इस बात को लेकर आ रही थी कि कैसे लोग अपने आप को कुछ ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि मैशनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग इस पोजीशन में नहीं है, ना इतने पावरफुल है और ना ही खास कि ये किसी के साथ हाथ मिला सके या बराबरी में किसी टर्म में अलायंस बना सके, और ना इनके पास कोई चॉइस है इस पोजीशन में कुछ भी चूज करने की। और अगर सिंपल सा पॉइंट अगर लिया जाए तो मैच ने कहना ये था कि आखिर ये लोग कुछ नहीं कर सकते सब समझकर भी कि इनका एडवांटेज कौन ले रहा है। और इस केस में मैच ने चाहती थी कि ये लोग इनका एडवांटेज मैशनी को लेने दी। जहाँ इन सब इंट्रोडक्टरी डिस्कशन के बाद हम पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, यानी कि मैशनी ज़ात यहाँ पे इन्फॉर्म करते कि कैसे जिसुआ को परमानेंटली सील करने के लिए जो डिवाइस चार्ज किया जा रहा था वो रेडी हो चुका है। और चाहे बैम और बाकी लोग यहाँ तक कैसे ही पहुंच क्यों ना गए हो, वो आगे जिनसुआ को सील होने से नहीं रोक सकते चाहकर भी, क्योंकि जिस जगह पर यहाँ पर जिनसुआ कैद है वो लूबिया फैमिली को बिलोंग करती है और मैशनी ज़ात भी उस चीज को टच नहीं कर सकती। और अगर ये लोग मैशनी ज़ात की हेल्प चाहते हैं तो वो चीज तभी पॉसिबल होगी जब जिनसुआ सील नहीं हो रखा होगा। और ऐसा करने के लिए यहाँ पर मैशनी ज़ात एक पर्टिकुलर चीज करवाना चाहती थी जो कि बैम उसके दोस्तों को करना होगा, जहाँ पर वो टेलीपोर्टर में जाने की जगह उन्हें सस्पेंडियम में जाने के लिए कहती है और वहाँ से कुछ पर्टिकुलर चीज लाना चाहती थी जो कि बैम उसके दोस्त ही ला सकते हैं। और यही वो एक रास्ता है जब मैशनी ज़ात इनकी हेल्प करेगी जिनसुआ को बचाने के लिए। जहाँ कून इस बात को सुन के काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता था ये ऑब्वियसली एक ट्रैप हो सकता है जहाँ ये लोग हमेशा के लिए सस्पेंडियम में फंसे भी रह सकते हैं। जहाँ कून की इस भाषा को सुनकर मैशनी उसे डांटते हुए या ऐसा कि एक बड़ी सिस्टर की तरह समझाते हुए कहती है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मैं कौन हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें कून फैमिली से कभी भी गायब कर सकती हूँ जहाँ तुम्हारा एक निशान तक नहीं बचेगा। और दूसरी बात, सस्पेंशन से बाहर निकलने का रास्ता मैशनी ज़ात को भी नहीं पता था, तो ये चीज़ उन्हीं लोगों को फिगर आउट करनी होगी वहाँ जाने के बाद कि आखिर वो सस्पेंशन से बाहर कैसे निकलेंगे। और इस ऑफर में यहाँ पर उन्हें बस वो चीज़ लेकर आनी है जो मैशनी ज़ात चाहती है, जो सस्पेंडियम में इस समय है। एंड ऑब्वियसली इरेगुलर की जिस तरह की पावर्स है, मैशनी ज़ात का मानना है कि ये लोग उस जगह से एस्केप कर सकते हैं। जब सारी चीजें बैम के सामने थी, यानी कि क्या वो अपने मास्टर को बचाने के लिए अब मैशनी ज़ात की बात मानेगा या नहीं, क्या कून, रैक और बाकी लोग इस चीज के खिलाफ थे। लेकिन बैम को भी समझ आ चुका था कि इस बात को मानने के अलावा उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं है। और बैम के बिना कुछ कहे ही कून और रैक दोनों को पता था कि बैम का डिसीजन क्या होगा।
इसीलिए वो सजेस्ट करते हैं कि बैम वहाँ पर अकेला ना जाए कम से कम, क्योंकि कोन चाओ और डोवान की तरह इटरनली अलग अलग ट्रैप नहीं होना चाहता था, क्योंकि उन दोनों को मानना था कि अगर साथ जाएंगे बैम के तो मिलकर स्किप करने का रास्ता ढूंढ पाएंगे शायद। वही सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और कैट टावर के अंदर हम वापस से लव को देखते हैं। जब लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एक अजीब सी लाइट आ गई थी जो कि रैप डिवाइस में से आ रही थी, और हमें जानने को मिलता है कि उस टेलीपोर्ट किट से एक पूरी की पूरी फ्लोटिंग शिप निकलती है जो कि बिलोंग करती थी ब्रांच लीडर को। जब एक ब्रांच लीडर कैंडिडेट भी दिखाया जाता है जिसका नाम था एडवांस रैंकर सिकारिस। और इतना ही नहीं, हमें इसके अलावा ब्रांच लीडर कैंडिडेट्स और भी ज्यादा दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम था लोबोबिया मेयर और लोबोबिया कैंडिडी, जो कि ल्यूब्री के कहने पर यहाँ पर आए थे, और ये सभी ब्रांच लीडर के लेवल के ही थे। और वही हम आगे ल्यूब्री और लो के बीच में कुछ बातचीत होते हुए देखते हैं, जहाँ पर इनका आना काफी लेट हो चुका था ल्यूब्री के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर ल्यूब्री जानता था कि लोग ब्रांच लीडर बनने वाले हैं या फ्यूचर में बन सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो वो अपनी रिलेशन से अच्छा बना के रखना चाहता था। वो इसी बीच हमें पता लगता है ल्यूब्री के अकॉर्डिंग कि कैसे ही काफी इंपॉर्टेंट चीज थी कि किंग जहाद की आर्मी, साथ ही में लोबिया की आर्मी और कून फैमिली, इन सभी के बीच में काफी खतरनाक यूनियन रिलेशनशिप बन पाए, ताकि ये पाविदा फैमिली को अच्छे से काउंटर कर पाए। एंड ऑब्वियसली इन सभी चीजों को लीड करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि ल्यूब्री होगा, जो कि न्यू 4th कोर कमांडर को बना रहा है। वहीं इन सब चीजों के बीच में हम ल्यूब्री को एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हुए देखते हैं, जहाँ वो पूछता है क्या द वन यहाँ पर आने वाले हैं। जब ब्रांच लीडर में से एक कैंडिडेट यहाँ बताता है कि 20 मिनट में शायद द वन यहाँ पर आएंगे। इस सेम मोमेंट पे जो दूसरे हाई अप हैं, यानी कि दूसरे लीडर, वो यहाँ पर किसी भी तरह के एक्शन में नहीं होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर द वन आने वाले हैं बहुत जल्द। वहीं दूसरी तरफ मैशनी जहाद के साथ भी काफी सारी चीजें चल रही थी, जहाँ पर वो भी अपने अलग ही प्लान को लेकर चल रही थी कि कैसे उसको चीजों को अपने हिसाब से चलाना है। वहीं दूसरी तरफ आगे चल के जैसे की चीजें होनी चाहिए थी बाकी लोग के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैशनी जहाज जिसुआ को सील करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है, और दूसरी तरफ बैम की टीम सस्पेंडियम में जाने के लिए रेडी हो रही थी। वही जिन्सुगा जब मैशनी को अपने सामने देखता है तो उसे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उससे एक गलती हुई थी। यहाँ पे मैशनी के रियल नेचर को समझने में उसे लगता था कि एक यंग वाटर की स्नेक है जिसको लड़ना पसंद है, लेकिन रियलिटी में मैशनी एक छुपी हुई पाइथन थी जिसके साइज और उसके एम्बिशन इतने बड़े थे कि उसके लिए एक समुद्र भी छोटा पड़ जाए। और वहीं दूसरी तरफ हम विंसेंट, आर्या और बाकी सारे लोग को बैम के साथ जाते हुए देखते हैं सस्पेंडियम में। वहीं आगे चल के हमें जानने को मिलता है कि बैम की टीम अभी शिफ्ट की है सबसे पहले मैशनी के फ्लोटिंग शिप पर, जहाँ सभी सोल्जर उनके पीछे पड़ चुके हैं उन्हें अरेस्ट करने के लिए, जिसका ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि खुद लेडी मैशनी जहाज ने दिया है। लेकिन इससे पहले ये चीज हो पाती पीछे से मार को आ जाता है, ये कहते हुए कि तुम किंग जहाज की आर्मी वालों को ये चीज बिल्कुल नहीं पता है गेस्ट को वेलकम कैसे करते हैं। और उसके अगले पैनल में हमें काफी क्रेजी चीज देखने को मिलती है, यानी कि बैमस की टीम भाग रही होती है दूसरे डायरेक्शन में, और दूसरी तरफ मार्को ने सारे सोल्जर्स को मार के निपटा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें वो स्पेशल सीलिंग शिप को भी दिखाया जाता है, जिसके अलग ही लेवल की चीजें थी, जिसकी वजह से कोई भी उसके आसपास नहीं जा सकता था। और मैशनी यहाँ पर जिन्सुआ को सील होने से तभी बचाएगी जब यहाँ पर बैम अपने मिशन को पूरा करेगा, जहाँ फाइनली एक और प्लान एक्टिवेट हो चुका था। दूसरी तरफ चियोन हा को भी देखते हैं, जो कि सबसे लोएस्ट फ्लोर पे थी फ्लोटिंग कैरियर में। वहीं हमें देखने को मिलता है कि मैशनी यहाँ पर फाइनली जिन्सु हा को बचा चुकी है, और यहाँ पर उसे ये भी बताते कि कैसे उसके अप्रेंटिस ने यानी उसके शिष्य ने खुद को सील करवा लिया सस्पेंडियम में जिन्सु हा की जगह, तो आखिर अभी मास्टर वाला क्या सेक्रीफाइस देगा अपने स्टूडेंट के लिए। वहीं दूसरी तरफ कैट टावर के गेम के अंदर इवांका भी फिनिश लाइन पर फाइनली पहुंच जाती है, जिसके पीछे हांसुंग यो भी था। जब इसके बाद ये लोग टेलीपोर्ट करने वाले थे, जन के बीच डिस्कशन का पॉइंट ये था कि आखिर इनके सामने एनिमी कौन होने वाला है, क्योंकि टेलीपोर्टेशन गेट को कोई न कोई पक्का गार्ड कर रहा होगा। जहाँ अगली पल में टेलीपोर्ट होते हुए देखते हैं, लेकिन जब ये पहुंचते हैं तब यहाँ पर सिर्फ हांसुंग यू और साथ में लीफे को ही देखते हैं। जैसे सन में नहीं आता कि आखिर इवांका कहाँ गई। वही हांसुंग यू को अपने सामने वो टेलीपोर्टेशन का गेट दिख जाता है, और ये नोटिस भी कर लेते हैं कि इनके सामने कुछ अनवेलकम गेस्ट भी हैं।
वहीं दूसरी तरफ ल्यूबरी के सामने कालावान आ चुका था। वहीं इसी टेलीपोर्टेशन गेट के सामने हम देखते हैं कि जो एक ब्रांच लीडर कैंडिडेट निकली थी वो सीधे लव को एक ही अटैक के अंदर अपने जाल के अंदर फंसा लेती है और इससे पहले मॉन्स्टर लव को खा पाती हम उनके पीछे एक आग को नोटिस करते हैं और अब हमें पता लगता है कि इवांका टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आ चुकी थी, यानी कि दूसरे टेलीपोर्टेशन गेट पर। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मार्को ने बताया था कि यहाँ पर टोटल 2 गेट हैं और इसीलिए टेलीपोर्ट होने के साथ ही हात्सुकी और लीफी एक दूसरे गेट की तरफ गए और इवांका एक दूसरे गेट की तरफ। और यह इवांका इस ब्रांच लीडर कैंडिडेट को देखते ही कहती है कि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पैर नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा ही है, उन्हें रोस्ट करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। वही इसी बीच हम ये इन्फॉर्मेशन किसी को लेते हुए देखते हैं कि कैसे ब्रांच लीडर सिकारिस दूसरी तरफ जा चुकी है। जिस मिस्टीरियस पर्सन का हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, वहीं दूसरी तरफ सिकारिस और इवांका की बैटल फाइनली स्टार्ट हो जाती है। जो सिकारिस के पास अपनी स्पेशल स्किल थी जो कि रिलेटेड थी वेब से, जैसे किसी स्पाइडर की टेक्निक्स होती है। और यहाँ पर सिकारिस अपनी वेब को, जो कि काफी फ्लेमेबल है यानी कि उसमें आग काफी इजीली लगती है, उसका यूज करके सारे अटैक्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। जब इनकी बैटल तो भी स्टार्ट हुई थी, लेकिन इवांका की फायर यहाँ पे काफी भारी तो पड़ रही थी इस ब्रांच लीडर के ऊपर, लेकिन पीछे लव था जो कि फंसा हुआ था और इवांका को चिल्ला के कह रहा था कि अगर सारी फायर से इस पूरे रूम को भर देगी तो यह लव भी मारा जाएगा। लेकिन इसी बीच इवांका नोटिस करती है कि इसका सारा ध्यान सिकारिस के ऊपर था, जिस चक्कर में पीछे से और भी फ्लोटिंग शिप्स आ गई टेलीपोर्टेशन गेट से। जब एक कैंडिडेट यही करने की कोशिश कर रहा था, यानी किसी तरह से वो थोड़ी सी टाइम तक इसको उलझा के रखे जिससे उसका बैकअप यहाँ पर आ जाए मेन आर्मी से। जब हम काफी सारी ट्रूप्स को भी निकलते हुए देखते उस फ्लोटिंग शिप से, लेकिन ऑब्वियसली इवांका इन्हें देखकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती क्योंकि बंच ऑफ मिनियंस थे उसके लिए जिन्हें कभी भी जलाकर राख कर सकती है। जब ऐसा ही होते हुए देखते भी हैं, यानी कि इवांका की फायर में इन सभी लोगों का टोस्ट बन जाता है। लेकिन इतने लार्ज नंबर में लोगों का मैसेकर करने के बाद भी इवांका की चीज रियलाइज होती है कि इनके नंबर इतना ज्यादा है कि इनको लगातार खत्म करने के बाद भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और इसलिए इम्पोर्टेंट ये था कि उस टेलीपोर्टेशन गेट को इवांका डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन ऐसा करने का उसे मौका मिले उससे पहले एक और बहुत बड़ा कैप्सूल उसमें से आता है, जिसमें से एक और एडवांस हाई रैंकर को हम निकलते हुए देखते हैं जो कि सिकारिस को ढूंढ रहा था। और अब हमें पता लगता है कि जो पर्सन है जो अभी अभी आई है वो सिकारिस की मॉमी है, जो कि एक ब्रांच लीडर है लूबिया फैमिली में, जिसका नाम है व्हाइट गारमेंट विडो। जहाँ इवांका और लव दोनों को हम सरप्राइज होते हुए देखते सुनकर, क्योंकि इवांका और लव दोनों को समझ में नहीं आता कि वो मॉम कैसे हो सकती है और उसकी डैड नहीं, क्योंकि जिस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर और टफ लुक था कोई भी ये चीज नहीं गैस कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ में टेलीपोर्ट शिप के अंदर एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसके पास इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे अभी अभी रेगुलर्स हैं उनका अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हें सीलिंग शिप की तरफ लेकर गया जहाँ पर जिनसुंगा को सील किया जा रहा था। जिस पर्सन के अपने कुछ पर्सनल प्लान थे, जहाँ अपने फादर के साथ यहाँ पर कुछ और ही करने की सोच रहा था। जहाँ ये बंदा भी एक ब्रांच लीडर कैंडिडेट था और साथ ही में इसके जो फादर थे वो एक ब्रांच लीडर थे। जब इन दोनों के नाम बताए जाते हैं, जिन्हें एक का नाम था ओरारी और दूसरे का योरारी, जो कि वेट कर रही थी सीलिंग शिप का, जिसके अंदर जिनसुंगा की जगह बैम और उसके बाकी के टीममेट्स थे जो कि सील होकर सस्पेंडियम में जा रहे थे मेशनी के प्लान की वजह से। जहाँ आगे हम उस स्नेक को बोलते हुए भी देखते हैं, यानी कि ओरारी को, और मोस्ट प्रोबेबली यही ओरारी का फादर था। या अगर मैंने डाउन मिस्टेक कर दी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जिनका मानना था कि इनकी इरेगुलर अरेस्ट हो चुका है और जिनसुंगा अभी सील हो रहा है तो इनके लिए अब सारी चीजें ठीक जाएंगी। जहाँ इस कैंडिडेट की जिम्मेदार थी चीजों को टेलीपोर्ट करके सील करते उस जगह पर पहुंचाने की। जहाँ दूसरी तरफ मार्को मैशनी के शिप से सोच रहा था क्या वो लोग सही से उस जगह पर पहुंच पाएंगे या नहीं, यानी कि सस्पेंडियम में। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मार्को से कोई एक सोल्जर जिंदा बच गया था और वो पॉकेट बॉल के थ्रू कांटेक्ट करके बता देता है कि जो लोग इस सीलिंग शिप के अंदर है वो जिनसुंगा नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं, जो कि ओरारी को पता लग जाता है। और इतना ही नहीं, उसे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उनके बीच में कोई ट्रेटर है। इस बात का पता लगते ही ओरारी उस टेलीपोर्टेशन को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो शिप सस्पेंडियम में ना जाए, ताकि वो चीजों को रीचेक कर सके। लेकिन इससे पहले ही हम देखते सभी को अंदर एंटर करते हुए, यानी कि बैम, ब्लैक और बाकी लोगों को जहाँ शिप से बाहर आते हुए। वो भी यहाँ पे इन चीजों को नोटिस कर लेता है, यानी कि ओरारी के सामने काफी सारे लोग थे जिनसुंगा की जगह। हमें पहली बार लुबुबिया की मेन फैमिली शिप भी दिखाई जाती है। काफी हायर अप पोजीशन पे एक पर्सन यहाँ पे फैमिली लीडर को ये सारी चीजें रिपोर्ट कर रहा था कि कैसे उनकी जो मेन आर्मी का एक पार्ट है
वो जा चुकी है नेस्ट में और इरेगुलर को पकड़ लिया गया है और सीलिंग प्रोसेस काफी जल्दी चालू होने वाली है, जहाँ पर हमें पहली बार लुबिया फैमिली के लीडर की एक झलक दिखाई जाती है, यानी कि द वन की, या ऐसा कहें 10 ग्रेट फैमिली लीडर्स में से एक और फैमिली लीडर, जिसका रिवील जल्दी ही होने वाला है, जो कि अपने नीचे सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है जल्दी से रेडी होने के लिए। और साथ ही हमें इस लीडर का नाम भी रिवील कर दिया जाता है, यानी कि लुपोविया तारुमारी। वही दूसरी तरफ सीलिंग शिप में हम देखते उरारी को, जो कि स्लेयर कैंडिडेट को अंदर जाते हुए देखकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं। ये कहते हैं कि अब चीजों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उरारी फिर भी इरेगुलर और बाकी लोगों के पीछे जंप कर जाता है और हम नेस्ट के उस बड़ी से सस्पेंडियम में से एक खतरनाक सी लाइट ऊपर की तरफ आते हुए देखते हैं। वही दूसरी तरफ अब फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हम आंसू और लीपे की तरफ को देखते हैं, यानी कि जहाँ पर ल्यूब्रिक था। जब उन्हें नहीं पता था कि इवांकोल कहाँ पर टेलीपोर्ट हो गई और उनके सामने वाला ल्यूब्रिक क्या कर रहा है, और यहाँ लीफी को दिक्कत थी क्योंकि वो सामने उनके जो एनिमी था वो काफी डिफिकल्ट टू हैंडल था। लेकिन ल्यूब्रिक या लीफे को एक और मौका देना चाहता था कि आखिर लीफे ने उन्हें धोखा जरूर दिया है, लेकिन फिर भी उसे एक और चांस दे सकता है अगर वो यहाँ पर वापस अपनी गलती मान ले तो। लेकिन यहाँ पर जो लोबिया फैमिली से आए हुए ब्रांच लीडर कैंडिडेट से वो ऐसा करने से मना कर देते हैं और वो चाहते थे कि वो लोग इसे डील करे आराम से। वही इनके बीच में हमें पता लगा कि पहले से ये चीजें अच्छी नहीं हैं और यहाँ पर हम इन कैंडिडेट्स को यहाँ पर लीफे को धमकी देते हुए देखते हैं। जैसे कुछ समय बाद इनके बीच की बैटल भी स्टार्ट होने वाली थी, जहाँ पर एक पर्पल गाय अपनी सी ओरिजिन्स का यूज करता है कि एक तरीके के एनिमा थे, जिन्हें पहले से पता था, या आइडिया लग गया था कि कैसे लीफे ने मोस्ट प्रोबेबली अपने इस दिन के दोनों बुलेट्स को यूज कर लिया होगा और इसलिए अब इन्हें लीफे से कोई भी खतरा नहीं था। और इसलिए अब इनकी फाइट को ऑल आउट होते हुए देखते हैं, जहाँ सबसे पहले पर्पल गाय हांसुंग यू के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर हांसुंग को समझ में आ गया था कि कैसे ये बंदा पक्का एक स्काउट होगा। इस पंच को सोचकर हांसुंग ने एंटिसिपेट करते हुए इसे ब्लॉक करने के लिए दोनों हाथ आगे किए थे। वो एक फेक अटैक था और जो रियल अटैक लगता है उसके से हांसुंग यू इम्पैक्ट से लगकर पीछे चला जाता है काफी दूर तक, जहाँ लीफ इस चीज को नोटिस करती है, लेकिन उसके सामने अलग ही परेशानी थी, यानी कि जो कैंडिडेट गर्ल थी वो लीवी के ऊपर अटैक करती है। वही लूबरी को भी इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं, जो कि अपनी लाइटनिंग स्पेयर को यूज करा था। वही हमें कालावान की भी एक झलक दिखाई जाती है, जो कि गेम फिनिश करने के काफी क्लोज था। वही कैट टावर के दूसरे हिस्से भी इवांकोल के सामने एक ब्रांच लीडर आ चुकी थी, यानी कि इकारिस की मम्मी, जो कि पॉपुलैरिटी वजह से इवांकोल को पहचान जाती है उसकी फ्लेम्स को एक नजर में देखते ही। और इवांकोल की काफी सारी तारीफ भी सुनने को मिलती है हमें इसके मुंह से कि कैसे उसकी जो हीट है इतनी थिक स्किन होने के बाद भी ये विडो फील कर पा रही है, यानी कि व्हाइट गारमेंट विडो की जो स्किन है वो इतनी खतरनाक है, फिर भी ये फायर से अंदर तक हीट फील करा पा रही थी। जब इवांकोल एक और ऑर्ब को क्रिएट कर ली थी इस मोमेंट पर, ताकि वो इसको भी रोस्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इस ब्रांच लीडर को एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए, जिसके थ्रू वो सारे अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लेती काफी इजिली। जहाँ हमें इस स्पेशल से शील्ड के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम था जूबी जारेता, जो कि एक ऐसा ट्रेजर हाई ग्रेड आइटम था जो खुद लुपोविया फैमिली के लीडर ने पर्सनली इसे दिया था। जो चीज देखने के बाद इवांकोल भी काफी सरप्राइज होती है, क्योंकि इस तरह के हाई ग्रेड के आइटम सभी के पास नहीं होते। लेकिन इवांकोल वापस एक और अटैक रेडी करती, कहते हुए कि भला एक ऐसा फैमिली लीडर जो कि किस कोने में जाकर दुबका हुआ है, किसी को पता तक नहीं है इतने सदियों से। ये स्पेसिफिकली कहे तो कई युगों से कहां पर इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, और उस पर्सन से मिला हुआ कोई आइटम भला ट्रेजर कैसे हो सकता है, क्योंकि इतनी एंशिएंट चीज तो कोई पीस ऑफ जंक हो सकती है, यानी कि कबाड़ा। जिसके साथ ही हम काफी सारे फायर अटैक्स को होते हुए देखते हैं, जिनका लेवल काफी ज्यादा था। लेकिन ओब्वियसली यहाँ पे व्हाइट गारमेंट अपनी शील्ड का यूज करके सारे अटैक को ब्लॉक करते जा रही थी, और साथ ही में इवांकोल को टॉन्ट भी मारती है कि जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम बिल्कुल वैसी हो यार, कि तुम्हें बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिली है और ना ही तुम्हारे पास कोई मैनर्स है। और इस पॉइंट पर इवांकोल की समझ में आ गया था कि जो शील्ड है ये सही में रियल डील है, यानी कि ये सही में काम की चीज है। और जहाँ एक तरफ इवांकोल काफी ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी पावर लगातार यूज की थी फर्स्ट वॉल और सेकंड वॉल दोनों में ही। और यहाँ पे व्हाइट गारमेंट काफी ज्यादा फ्रेश फाइटिंग में आई थी, साथ में उसके डिफेंस शील्ड भी थी। जहाँ इसके बाद हम उसे अपने वेपन से या बॉडी पार्ट से ही इवांकोल की बॉडी को आर पार करते हुए देखते हैं।
जब हमें ये भी पता लगता है कि कैसे व्हाइट गारमेंट विडो है वो भी उसी सेम फ्लोर की रोलर हुआ करती थी जिसपे इवांक हॉल रोलर थे एक टाइम पे, यानी कि टेस्टिंग फ्लोर पर। वही इवांक हॉल की बॉडी बिल्कुल भी अच्छी शेप में तो नहीं थी, क्योंकि काफी बड़ा सा डेंजरस क्लॉज की बॉडी के आर पार जो था वो इन दूसरों में च्यून हाथ दिखाई जाती कैट टावर के अंदर, जिसके सामने कोई डिवीजन कमांडर थी। जब इन दोनों के बीच में काफी सारी फिलोसफिकल डिस्कशन को देखते हैं, जिस फेलन का मानना था कि च्योन हा को सभी चीजों को गिव अप कर देना चाहिए और खासकर कालावन के साथ को तो छोड़ ही देना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम इस फेलन के नेचर के बारे में जानने को मिलता है कि कैसे इतनी लेजी है कि फाइट भी नहीं करना चाहती या ऐसा कहीं सांस भी नहीं लेना चाहती अगर वो इम्पोर्टेंट ना होता तो। लेकिन च्यूना यहाँ पीछे नहीं होती, जब उसे फाइटिंग स्टांस लेकर सीधे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और उसके स्पेशल स्किल यानी वॉर्टेक्स और डूम के अटैक को भी हम काफी क्लियरली देखते हैं उसका लेवल कितना ज्यादा था। आखिर ये भी एक वाइस कमांडर हुआ करती थी 4th कॉर्प कमांडर में। वह दूसरे डिवीजन कमांडर भी अपनी पावर्स का यूज करती है, जहाँ में काफी सारी लाइट तो दिखाई जाती है लेकिन रियल अटैक हमें समझने में आता। वहीं दूसरी तरफ च्योना अपनी बॉडी में काफी ज्यादा थकावट फील करती है, जहाँ अब हमें आइडिया लगता है कि इस फेलन की पावर क्या है, क्योंकि डिवीजन कमांडर को कोई ट्रांसफॉर्मेशन की पावर नहीं मिली थी, बल्कि उसने लिया था एक एवरीडे सब्स्टिट्यूट हॉलीडे। और जो अटैक उसने किया था उससे तो डिजायर होता है किसी भी दूसरे के लिए वो बाहर आ जाता है। जहाँ जिस इंसान के ऊपर ये चीज यूज की जाती है उसके अंदर सिर्फ आलस भर जाता है और वो सिर्फ आराम करना चाहता है। और ऐसा होते हुए हम च्योन हा की बॉडी पर देखते भी हैं, यानी कि अपने घुटनों पर आ चुकी थी क्योंकि उसकी बॉडी अब काम ही नहीं कर रही थी। वही हमें डिवीजन कमांडर की थोड़ी सी पर्सनल एक्सपीरियंस को भी दिखाया जाता है, जब वो छोटी बच्ची थी और कैसे वो दूसरों से आगे निकलना चाहती थी या उनसे कम्पीट करना चाहती थी ना चाहते हुए भी, यानी कि अपनी लेजीनेस को उसे छुपाना पड़ता था। और इस कंपटीशन की वजह से उसको काफी ज्यादा लोगों ने इस चीज से रिकॉग्नाइज किया कि वो काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट है और उसके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से उसे और स्ट्रॉन्ग बनते रहना पड़ा और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी उतनी ज्यादा लोनली भी हो गई। और एक टाइम पर वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि उसे एक जगह चाहिए थी रेस्ट करने के लिए। और उस पॉइंट पे उसे याशा मिला जो कि किंग साद की आर्मी से बिलोंग करता था, जिसका नेचर ठीक उसी के जैसा था, क्योंकि वो भी काफी लेजी था जो कि इसकी सेरेमनी तक नहीं करता उसके आने पर। और इस फेलाइन के पूछने पर याशा से कहता है कि इन सभी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ जाके रेस्ट करना चाहिए, ठीक याशा की तरह ही। और इसीलिए इस पर्सन ने जो कि खुद हाफ फैमिली से आती थी, ठीक च्योन हा और यूरी आजाद की तरफ से, उसने आर्मी में ये जगह इसलिए चूज की ताकि वो रेस्ट कर सके। और यही वो रीजन था कि उसे कोई कंपटीशन और फाइट नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में। वो एक रेट रेस में नहीं भागना चाहती पूरे जीवन में। उसका सपना सिर्फ यही था कि सभी उसे इतना लेजी बन जाए। जहाँ ये कहते हुए च्योना काफी क्लोज थी, वो इन दूसरे च्योना हार मानने से मना कर देती है क्योंकि उसकी अपनी खुद की काफी पेनफुल बैक स्टोरी थी। जहाँ उसकी फैमिली में उसके जो फादर थे वो सबसे फेमस कार्टिशन थे हा फैमिली के, यानी कि एक वर्कर। जो उसके फादर का काम था सारी हाई रैंकिंग वुमेन का ध्यान रखना हा फैमिली में। एंड ऑब्वियसली च्योन हा की जो मदर थी वो खुद भी एक हाई रैंकर मेंबर थी। लेकिन एक काफी लॉजिकल चीज है कि च्योन हा की पोजीशन की वजह से उसकी मदर के बारे में उनका रिलेशन डिस्क्लोज नहीं किया गया पब्लिकली, जो चीज च्योन हा को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कैसे हा फैमिली में लड़कियां काफी रेयर है, लेकिन फिर भी उसकी मदर ने उसे चूज नहीं किया उसे बड़ा करने के लिए। वो हिंदू उसके फादर थे जिनके पास काफी पैसा और सारी चीजें थी जो कि उन्होंने अपनी सर्विस के थ्रू कमाया था, और वो चाहते थे कि उनकी बेटी यानी च्योन हा भी चीजों को एंजॉय करे लाइफ में। लेकिन वही दूसरी तरफ च्योन हा पावर को पाना चाहती थी, यानी कि एक रिस्पेक्ट, वही चीजें जीवन जीने के लिए उसने अपने फादर के अगेंस्ट जाकर सोल्जर बनने की ट्रेनिंग बचपन में ही चालू कर दी थी, क्योंकि उसे मानना था कि अगर वो प्रिंसेस ऑफ जहाद बन जाती है तो शायद उसकी मदर जिसने उसे छोड़ दिया था पैदा होते ही वो उसे रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि उसके फादर से तो कम से कम अच्छी थी जो उसे कभी गिव अप करने के लिए नहीं कहती थी। जहाँ इन सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए च्योन हा ने काफी मेहनत की, जहाँ वो कई बार फेल भी हुई सिर्फ स्क्वाड में आने के लिए, जहाँ हा फैमिली के मेंबर्स को ट्रेनिंग मिलती है। जहाँ बार बार रिजेक्ट होने की वजह से च्योन हा को ऐसा लगा था कि शायद उसका फैमिली बैकग्राउंड इसका रीजन हो सकता है, क्योंकि जितनी बार उसे टेस्ट में रिजेक्ट किया गया था हर बार वही सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन थी। और एक टाइम फ्रस्ट्रेट होके च्योना उस पर्सन के पास जाती है जो कि हाईएस्ट मेंबर था उस मेन फैमिली के एरिया में, क्योंकि इस इंचार्ज को पता होगा इसका रीजन क्या कि च्योना को रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। और इस फ्लैशबैक में हमें पता लगता है कि च्योना जब वहाँ पर पहुंचती है तो देखते अपने फादर को जो कि उस इंचार्ज पर्सन के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि कैसे उसकी डॉटर को भी एक मौका दिया जाए।
तो चियोना के फादर काफी अलग अलग तरह के रीजन देते हैं जहाँ वो बड़ाई करते अपनी बेटी की कि कैसे चियोना के अंदर रियल हाफ फैमिली का ब्लड है और वो काफी टैलेंटेड है। और इतना ही नहीं, चियोना को सिर्फ एक मौका दिलाने के लिए वो अपना नाम भी उससे हटाने के लिए रेडी थे, यानी कि वो मीन फैमिली के अंदर चियोना को भेज देंगे और किसी को भी चीज नहीं पता लगी आगे चलकर कि उसके फादर का रियल नेम क्या था। ये सिचुएशन सही में काफी सैड थी, लेकिन चियोना के फादर यहाँ कुछ भी करके उस पर्सन को यानी कि इंचार्ज को कन्विंस करना चाहते थे, क्योंकि अपनी बेटी की मेहनत को देखते थे कि कैसे काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसे एक भी मौका नहीं मिल रहा उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। सब चीजें अपनी आंखों के सामने विटनेस करने के बाद फाइनली चियोना की आंखें खुली थी, यानी जिस पर्सन को वो हमेशा गलत समझते आ रही थी कि उसके फादर उसे गिव अप करने के लिए कहते हैं, रियलिटी में वही पर्सन उसके लिए इतना कुछ करने के लिए रेडी था। चाहे रिलेशन से में काफी हार्ट हिट करता है चियोना को अपने माइंड में कि कैसे जिस फादर ने हमेशा गिव अप करने के लिए कहा वो रियलिटी में उसके ऊपर कभी गिव अप नहीं किया था खुद से। और वहीं कुछ दिन बाद चियोना को मेन फैमिली में भेज दिया गया था और उसके बाद से आज तक चियोना ने कभी अपने फादर का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि इसे फॉरबिडन कर दिया गया था मेन फैमिली के द्वारा। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से चियोना ने उस समय कसम खाई थी कि किसी को अपने जीवन में कभी धोखा नहीं देगी जो उसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करेगा। और आज वो पर्सन के जीवन में कालावान है और इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए चियोना कालावान को कभी भी निराश नहीं करेगी। जहाँ हम चियोना को किसी तरह से इस चीज से फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ एक बार में सिर्फ वो एक ही आगे स्टेप ले पा रही थी और मुश्किल से पंच भी बना पा रही थी। जहाँ इस फैलान का मानना था सभी चीजें पॉइंटलेस है, वहीं दूसरी तरफ चियोना की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी ताकि कालावान को निराशा ना मिले। जहाँ इतनी सारी डिस्कशन के बाद फाइनली ये फिलहाल यानी कि डिवीजन कमांडर आलस के मारे यहाँ पर एक चूहा चियोना को ऑफर कर देते कहते हुए, क्योंकि याशा चाहता था कि कालावान और कमांडर ल्यूब्रिक आपस से फाइट करे, इसीलिए यहाँ पर ये फैलाइन एक चूहा यहाँ पर दे रही है चियोना को उसकी मदद करने के लिए, और साथ ही वो अपनी फैमिली से किसी और के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहती। चियोना भी काफी सरप्राइज होती है चीज से, लेकिन उस फैलाइन का कहना था कि चियोना को सिर्फ देखने मात्र से उसे और भी ज्यादा आलस आ रहा है, तो क्यों ना वो इस चूहे को ले और यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाए। जहाँ हमें कैट टावर की फील्ड पे दिखाया भी जाता है कि कैसे चियोना कालावान के पास आ जाती है। जहाँ दूसरी तरफ कालावान भी काफी खुश था अपने सबसे लॉयल सोल्जर को अपने पास वापस रिटर्न करते हुए देखकर, क्योंकि वो भी फिनिश लाइन के काफी क्लोज था। वहीं टेलीपोर्ट गेट के पास ल्यूब्रिक के सामने हान सुंग यू और लीफे थी, जिसके ऊपर ल्यूब्रिक ने भी अटैक कर दिया था। ऊपर से दो ब्लास्ट लीडर कैंडिडेट भी यहाँ पर थे जो कि उसका साथ दे रहे थे, लेकिन दोनों कैंडिडेट्स को भी पता था कि ल्यूब्रिक से में काफी डेंजरस बंदा है, जिसने कि एक हाई रैंक को सिर्फ एक अटैक में मैनेज कर लिया। वही ल्यूब्रिक वापस से एक चांस देता है लीफे को और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एबिलिटी से में काफी कमाल की है और आने वाले वॉर में ये चीज काफी काम आ सकती है। जहाँ हान सुंग यू कोई आइडिया नहीं था कि अब कौन सी वॉर की बात चल रही है। वही लीव इस ऑफर को सुनकर, जिसको कि पिन डाउन किया गया था उस लाइटिंग स्पेयर के थ्रू, यहाँ पर आंसू कहती है कि कैसे वो लोग काफी कम टाइम से जानती है और सॉरी के साथ ही वो अपने आप की जीवन को ही बचाना चाहती थी सबसे पहले, लेकिन इससे पहले लीफे को फोर्स किया जाता दूसरी साइड को ज्वाइन करने के लिए वापस से यहाँ पर कालावान की एंट्री हो जाती है, जो कि कमांडर ल्यूब्रिक को ही ढूंढ रहा था। और एक ही मिनट में चीजों को एनालाइज करके वो समझ जाते कैसे हांसुंग और लीफे इस समय उसके एलाइज है, लेकिन उनमें से एक पर्सन पहले से ल्यूब्रिक के थ्रू पिन डाउन किया गया हुआ है। वही ल्यूब्रिक के साइड में उसके दो सबऑर्डिनेट्स भी है जो काफी पावरफुल है, जिनमें से एक स्काउट है और दूसरा जिसके पास एनिमा है। और चीजों की ऑड्स को कंपेयर करते हुए यहाँ पर कालावान अटैक कर देता है सीधे इन कैंडिडेट्स के ऊपर, ये सोचते हुए कि पहले इन लोगों का नंबर कम करना ज्यादा जरूरी है। जब इस एनिमा यानी कि उर्चिन्स और कालावान की एबिलिटी के बीच में एक दूसरे को अटैक करते हुए देखते हैं, लेकिन एसेंस ऑफ ब्रेवरी काफी इजीली इन चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। जहाँ दूसरा कैंडिडेट भी यानी कि पर्पल गाय यहाँ पर कालावान को एक खतरनाक पंच देता है, जिससे कि कालावान थोड़ा सा कुछ फील तक नहीं होता। जहाँ उससे मजाक करते हुए कहता है क्या सही में खतरनाक जैब था। जहाँ इसके रिप्लाई में जब कालावान दिखाता है कि स्ट्रेट पंच कैसा होता है, तो ये बंदा सीधे जमीन में जाके गिरता है। जहाँ इन दोनों लोगों को यानी कि ब्रांच कैंडिडेट को समझ आ चुकी थी कि कालावान भला किसका नाम है। वह ल्यूब्रिक अब यहाँ पर फाइट को रोकते हुए यहाँ पर कालावान की तारीफ करता है और कहता है तुम चाहे डिमोट क्यों ना हो, लेकिन तुम आज भी वही पर्सन हो जो अपनी फाइटिंग एबिलिटी की वजह से एक समय पर कमांडर बना था। और यहाँ पर ल्यूब्रिक तारीफ इसलिए करता ताकि वो कन्विंस कर सके कालावान को वापस से आर्मी को ज्वाइन करने के लिए।
जहाँ वो कालावान को डिवीजन कमांडर बनाने के लिए भी रेडी था। और इतना ही नहीं, डिवीजन कमांडर होते हुए भी उसके पास फुल अथॉरिटी होगी अपने खुद के मिशन को कैरी आउट करने के लिए, जो एक काफी बड़ी बात होती है आर्मी में। लेकिन कालावान यहाँ पे सिंपली रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि उसका कहना था कि सिर्फ लॉर्ड जहाद के लिए लॉयल है, उसके अलावा उसे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो अपनी आर्मी कॉर्प्स को ऐसी सेक्रीफाइस होते हुए देख सकता था। एंड ऑब्वियसली ल्यूब्री की वजह से उसके सारे लॉयल सर्वेंट्स मारे गए और इसीलिए उसकी आंखों में ल्यूब्री के लिए कोई भी इज्जत नहीं है। इस बात को सुने साथ ही हम ल्यूब्री को एक लाइटनिंग स्पीयर रेडी करते हुए देखते हैं, जैसे काफी बुरा लग रहा था कि इतने टैलेंटेड पर्सन को अपनी आर्मी के अंदर ज्वाइन नहीं करवा पा रहा। वही दूसरी तरफ कालावान जब ल्यूब्री के हाथों में लाइटनिंग स्पीयर नोटिस करता है तो उसे पहली बार पता लगता है कि शायद ल्यूब्री यहाँ पे एक थ्रोइंग टाइप स्पीयर का यूज करता है अपनी फाइटिंग में। जब ऑब्वियसली कालावान पहले मूव में तो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन ये जो स्पीयर थी ये लाद उसे फॉलो करती आ रही होती है और स्मॉल स्पेस के अंदर ये जो उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। इसीलिए कालावान उसे डॉज करने की जगह अपने बेयर हैंड से पकड़ लेता है, जो कि कैंडिडेट्स को भी काफी इम्प्रेस करती है। वहीं कालावान का कहना था कि नॉर्मल से लाइटनिंग स्पीयर से उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। वो ये बात थी कालावान की, जो कि दूसरा पंच क्लोज रेंज से देता है ल्यूब्री को और अगले पल इन दोनों की बैटल काफी इंटेंस हो जाती है, जहाँ पे लगातार यहाँ पे कालावान अपनी ब्रेवरी और एसेंस का यूज कर रहा था इस फाइट के अंदर। वहीं पे ल्यूब्री उन्हें लगातार ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर ल्यूब्री को भी कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही में वो कालावान को कहता है कि शायद उसे गलत फहमी हो गई ल्यूब्री को लेकर कि उसने अपने कनेक्शंस के थ्रू ये पोजीशन पाई है और वो रियलिटी में इनकम्पिटेंट है, जबकि सच्चाई से बिल्कुल अलग है। और हम कालावान को भी सीधे एक पंच पड़ते हुए देखते हैं उसके चिनप्स पर, जहाँ दूसरा ल्यूब्री रुकने का नाम नहीं लेता और बैक टू बैक और भी पंचेस देता है कालावान को। ये कहते हैं कि तुम्हें काफी रिग्रेट होने वाला है यहाँ आने के लिए। वही ल्यूब्री का कहना था कि तुम्हें शायद ऐसा लगता होगा कि कैसे एक लो रैंक एक पर्सन तुम्हारी जगह और पोजीशन ले लिया एकदम से आकर बाहर से, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास कुछ अच्छे कनेक्शन है हायर अप्स के साथ, और शायद इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से तुम यहाँ पर आए हो मुझसे बदला लेने के लिए, जबकि तुमने बैटल के अंदर अपना एक आर्म खो चुका है और पहले तुम काफी एग्जॉस्टेड हो। लेकिन ल्यूब्री के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर किसी लक की वजह से या किसी कनेक्शन की वजह से नहीं आया, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आज वो इस पोजीशन पर है। आज तक उसका रैंक काफी लो था, उसके पीछे काफी पर्टिकुलर रीजन था, जो कि था कि वो आज तक डर्टी वर्क करते आ रहा था फैमिलीज के लिए काफी छुपे तरीके से शैडोज में से। इस पूरे टाइम में कालावान को काफी ज्यादा पिटाई लग रही थी और ये सब चीज देख के आंसुंग्यू हो या फिर वो ब्रांच कैंडिडेट्स दोनों ही लोग सरप्राइज हो रहे थे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कालावान एक ऑब्जर्वेशन बनाता है, वो कहता है कि जो ल्यूब्री है वो लाइटनिंग बियरर नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से एक वेपन यूज करता है, उसके अंदर लाइटनिंग इंजेक्ट करता है, यानी कि एक तरीके की नकल है उस वेपन की जो कि कून फैमिली में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। जैसे कि आपको रेन नामक कैरेक्टर याद होगा, जिसको आपने हेल्थ के स्टार्टिंग में भी इस तरह के अटैक यूज करते हुए देखे होंगे। और इस पॉइंट पर कालावान ल्यूब्री से माफी मांगते कहता है कि मुझे सही में तुम्हें अंडरएस्टिमेट तो नहीं करना चाहिए था, तुम काफी सारे लाइटनिंग बियरर वाले नेचर से भी ज्यादा पावरफुल और अननेचुरल होते हुए भी। और इसके बाद हम कालावान को और भी ज्यादा पावर अप करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो फाइनली कह देता है कि ल्यूब्री को पूरे तरह से क्रश करके रख देगा और बदला लेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के डेथ का, जिसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, यानी कि ल्यूब्री। हमें वापस से बैम की साइड को दिखाया जाता है, जो कि सस्पेंडियम के अंदर पहुंच चुके थे, जो जगह लाइट से भरी हुई थी और काफी ज्यादा डार्क और डीप थी। लेकिन अब मेन बात ये थी कि उन्हें वो चीज ढूंढनी है जो कि प्रिंसेस मैश्नीजाद को चाहिए। लेकिन कौन को इस बात की चिंता थी कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन इसी बीच बैम को एक काफी मिस्टीरियस सी आवाज सुनाई देती है, जो कि कोई और नहीं सुन पा रहा था, जहाँ पे इस आवाज से हम सुनते हैं कि बैम को अपनी तरफ बुलाता है, कहते हुए कि कैसे वो क्वालिफाइड है और बैम ये पर्सन है जो कि इस आवाज को एक्सेप्ट कर सकता है, और बदले में ये जिस भी पर्सन की एंटिटी की आवाज है वो अपनी पावर बैम को देगा और ये मिल के लुबिया से रिवेंज ले सकते हैं। जहाँ कौन बैम को ऐसे खाली जगह पर इतने ध्यान से देखते हुए उससे पूछता है कि बैम आखिर ऐसा क्या कर रहा है, जो ऑब्वियसली बैम से बताता है कि उसने अभी कैसे कुछ आवाज सुनी और आखिर आवाज क्या कह रही थी। वो इसी बीच ये लोग कुछ आगे डिसाइड कर पाते और आरी भी यहाँ पर आ जाता है उनके पीछे पीछे, जहाँ लाइक समझ जाता है कि ये बंदा एनिमी होगा। वही दूसरी तरफ ओरारी का जानना था कि कैसे वो मेन आर्मी के आने से पहले इन लोगों से निपट ले, जहाँ पे हम देखते हो स्नेक को भी, यानी कि ब्रांच लीडर को
जो कि अपने बेटे ओरारी और यूरारी के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन वो भी फील कर पा रहा था बैम की पावर को। वही हम लोग देखते हैं कि रैक और कोन दोनों इस पावर का यूज कर रहे थे, यानी कि उड़ने वाली पावर का, जो कि उन्हें वाइट से मिली थी, जो बैम के लिए तो काफी सरप्राइजिंग थी। वो ये दोनों फादर सन डुओ यानी कि ओरारी और यूरारी अभी भी इनके पीछे लगे हुए थे, लेकिन उनका पीछा बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर पाते क्योंकि ये उनकी तरह उड़ नहीं सकते थे। वहीं कैट टावर में हिवांग हॉल की बॉडी नीचे पड़ी थी, जिसमें से काफी ब्लड निकल रहा था और लव यहाँ पर कैद कर लिया गया था, जो सकारी इस स्टाइल से होते हुए देखते हुए सोचता है इसकी मॉम से में काफी स्कैरी है। वहीं पे लव को सर में नहीं आ रहा था कि मतलब इस वेब से बाहर कैसे निकले, लेकिन उससे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि लव को पता था कि इस गेट को बंद नहीं किया गया तो और एडमिस वहां से आते हुए रहेंगे और भी सभी लोग खतरे में पड़ जाएंगे जो भी कैट टावर में है, जहाँ लव को ऐसा होने से रोकना होगा। और इसलिए हम देखते उसके स्पेशल एबिलिटी को यूज करके उस वेब को काटते हुए जहाँ पर अपने हाथों को फ्री करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर सकार इस सब चीजों को नोटिस कर लेता है और उस पे एडिशनल वेब मार लेता है, जिसकी वजह से अब तो लव को कुछ दिख भी नहीं रहा था कि आके सामने हो क्या रहा है। जहाँ उसके हाथ भी पूरी तरह से दोबारा बांध दिए गए थे और सिर्फ उसके लेग्स से वही फ्री थे, जिसकी वजह से लव को एक और आइडिया आता है जहाँ अपने पैरों का यूज करके उस पिलर को काट के दूसरी तरफ से निकल जाता है। जहाँ फाइनली फ्री तो हो गया था, लेकिन के सामने जो एनिमीज थे वो कोई छोटे मोटे एनिमी नहीं थे। वही इन्हीं सब चीजों के बीच में लव का ध्यान एक और चीज पर जाता है, जो कि स्विच था जिससे प्रिजन को ओपन किया जा सकता था। जब लव उस डायरेक्शन में बढ़ता इससे पहले सैकेरिस उसे नोटिस करके उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन लव इस बार स्मार्टली खेलता है और एक काफी एंड मोमेंट पे क्लोज रेंज से उसके ऊपर अटैक करके काफी तेजी से दूसरी तरफ बढ़ जाता है, जिसके वजह से सैकेरिस को कुछ दिखता नहीं और साथ में इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन लव को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कितने सारे बटन में से उसे कौन सा बटन ओपन करना चाहिए, इसीलिए फाइनली डिसीजन लेता है कि जो सबसे बड़ा बटन है वो उसी को यूज कर लेगा। जब ऐसा होते हुए के साथ ही सारे प्रिजन के डोर्स खुल जाते हैं, जहाँ इस चीज पर व्हाइट गारमेंट का भी ध्यान जाता है और फाइनली हम काफी सारे यहाँ स्पीशीज को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो काफी खुश थे इस बात से कि काफी लंबे समय के बाद आजाद हो पाए। जहाँ पे लव इस बात को देखकर काफी खुश था। लव अब इन सभी प्रिजनर्स को बताता है कि कैसे उनके सामने जो ट्रूप्स हैं वो उन्हीं लोग के साथ है जिन्होंने उनको कैद किया था। एंड ऑब्वियसली इन सभी कैदीज या दूसरे स्पीशीज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर एक और वॉर चालू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें इवान कॉल के चेहरे को भी दिखाया जाता है, जो काफी डरावना लग रहा था। और अगले पल यहाँ पे सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, जो वो देखते हैं कि इवान कॉल वापस से हवा में है और इस बार उसकी फायर थी वो और भी ज्यादा अलग ही लेवल की थी। वहीं जहाँ एक तरफ लव काफी खुश था, वहीं इवान कॉल कहती है कि गन शॉट जो मेरे सीधे कन पट्टी पे लगा था वो भी मुझे नहीं रोक पाया। तो बोला तुम्हारा नॉर्मल सा अटैक मुझे क्या करता, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी ताकि वापस आकर तुम्हें ऐसे चकमा दे सको सही टाइम पर। जो सकार इस बात को सीधे सीधे मना कर देता और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरी मॉम ने तुम्हें सही में निपटा दिया था। जहाँ पे लव इस बात से एग्री कर जाता है अपने एनिमी से, ये कहते हैं कि झूठ सही में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है और इवान कॉल को इतना एम्बैरेस फील नहीं करना चाहिए। लेकिन इवान कॉल इन सभी को शट अप रहने के लिए कहती है और सीधे गेट पर अटैक कर देती है ताकि गेट हमेशा के लिए बंद हो जाए और कोई एनिमी ना आए। और होता भी ऐसा ही है। यहाँ पे उस फायर अटैक की वजह से ये पूरा शिप का गेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लूबिया फैमिली के बैटलशिप को दिखाया जाता है, जब एक और नई ब्रांच लीडर को देखते हैं जिसका नाम था लुपुबिया परसिवस, या जिसे व्हाइट स्टैलियन के नाम से भी जाना जाता है। जब इसे दूसरे ब्रांच लीडर से बात करते देखते हैं, जहाँ पे कुछ अलग से ही फैमिली अफेयर्स को लेकर बात कर रहे थे और परेशान थे कि कैसे काफी सारे ब्रांच कैंडिडेट्स को भी चूज किया गया आने वाले वॉर के अंदर, जिस बात से बंदा खुश नहीं था। जब अब हमें लूबिया फैमिली की जो इनसाइड पॉलिटिक्स है उसके बारे में थोड़ा समझने का मौका मिलता है पहली बार, जहाँ पे व्हाइट स्टैलियन बताता है कि कैसे ये दोनों और साथ में जो स्पाइडर है ये तीनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है टॉप ब्रांच लीडर्स में से, और में से जो भी 2 पर्सन यहाँ पर रुकेंगे उन्हीं की सारी बातें बाकी को माननी पड़ेगी, क्योंकि वही फैमिली लीडर की पोजीशन की जगह भर सकते हैं जब वॉर में फैमिली लीडर खुद इन्वॉल्व होगा। लेकिन व्हाइट स्टैलियन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर होलान जो कि लीडर है हैचलिंग्स का, वो वाला क्वालिफाई कैसे होगा न्यू जनरेशन के लिए, और इन्हें किसी भी न्यू जनरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन वही दूसरे ब्रांच लीडर का कहना था कि कोई नहीं जानता कि आने वाले वॉर में कितने ब्रांच लीडर मारे जाएंगे, इसे नई जनरेशन के ब्रांच लीडर कैंडिडेट्स को अभी से रेडी करना भी जरूरी है। जहाँ अब हमें पता लगता है जो दूसरा पर्सन था वो था बिग फुटेड आउल, और इसी बीच अब ये बंदे नोटिस करते हैं कि इनके सामने से जो एक गेट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि उसमें से अब जाने का एक्सेस अब बंद हो चुका था। और इस कनेक्शन को ऐसे एकदम से डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर ये दोनों काफी सरप्राइज भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इवान को लोग काफी खुश थी, ये कहते हुए कि कैसे यहाँ आने की अब सोचना भी मत। वही सीन शिफ्ट हो जाता है उस जगह पर जहाँ
जहाँ पे ल्यूब्रिक की बैटल चल रही है, यानी कि जहाँ पे दूसरा रैप गेट है। और इस प्रेजेंट मोमेंट में वहाँ पर कालावान और साथ में ल्यूब्रिक की बैटल काफी इंटेंस भी हो चुकी थी। एंड ओब्वियसली दोनों कमांडर लेवल के एडवांस रैंकर हैं, तो इनकी बैटल इतनी इजीली तो सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर ल्यूब्रिक जहाँ डिफरेंट टेक्निक्स का यूज कर रहा था, वहीं पे कालावान अपनी एसेंस ऑफ ब्रेवरी को अलग ही लेवल पे यहाँ पर बैटल में यूज करते हुए दिखता है। और ल्यूब्रिक को कहीं ना कहीं पता था कि कालावान काफी थक भी चुका है लगातार बैटल को फेस करते हुए यहाँ पर आने तक। जब उसके लाइटनिंग स्ट्राइक लगातार कालावान को परेशान तो कर ही रहे थे, जहाँ कालावान को हर बार इन अटैक्स को रोकने के लिए अपने बेयर हैंड से इन लाइटनिंग स्पीयर को पकड़ना पड़ रहा था। वही बाकी लोग इन दोनों की बैटल को होते हुए सिर्फ देख पा रहे थे, यानी कि उनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी बीच में कुछ करने की। वही इसी बीच ल्यूब्रिक से हमें पता लगता है कि कैसे इस बार जो उसने लाइटनिंग स्ट्राइक की थी और उसने जानबूझ के स्पेसिफिक इस तरह से बनाई थी कि जब कालावान उस वेपन को पकड़ेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। वही इसी बीच ल्यूब्रिक अपना फ्लो अप अटैक भी करता है, यानी कि टोरमेंटा लांजा, जो कि काफी सारी बिजली एट्रीब्यूट की शिंशु को यहाँ पर कालावान के ऊपर अटैक करने के लिए यूज की जाती है। और उसके आफ्टर मैथ में हम काफी सारा डिस्ट्रक्शन भी देखते हैं इस जगह पर, लेकिन सरप्राइजिंगली कालावान को एक खरोच तक नहीं आती इन सब चीजों से। जहाँ पर ल्यूब्रिक को समझ में आता है कि ये सारी चीजें अफवाह नहीं थी, कि कालावान की बॉडी कैसे अलग ही लेवल पर है। और हमने कई बार कालावान के खुद के मुंह से भी सुना है कि उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ और उसकी कैपेबिलिटीज हाफ फैमिली की बॉडी से भी ज्यादा है, जो कि पूरे टावर में जानी जाते अपनी स्पेशल बॉडी के लिए। वो इस बैटल में एक तरफ ल्यूब्रिक इतनी सारे लाइटिंग स्पेयर और वेपन्स का यूज कर रहा था, जहाँ वो चाहता था कि अपने शेयर नंबर से कालावान को क्रश कर दे। वहीं कालावान बिना रिवेंज लिए रुकने वाला नहीं था। वहीं हांग सुंग जो साइज को होते हुए देखता है और साथ में एडमायर भी करता है इन दोनों की पावर को, लेकिन उसे पता था कि टाइम है उस गेट को डिस्ट्रॉय करने का। लेकिन दोनों की फाइट लगातार उस गेट के काफी आसपास हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं दिखती यहाँ पे हांग सुंग को। इसी बीच हम ल्यूब्रिक को बैंकोजा लांजा यूज करते देखते हैं, यानी कि 5 डिफरेंट वेपन्स। जब ल्यूब्रिक आगे बताता है कालावान को कि कैसे उसका जो शिंशु एट्रीब्यूट है वो सिर्फ लाइटनिंग के ऊपर फोकस नहीं है, बल्कि उसके पास कोई और ट्रिक्स भी है यूज करने के लिए। और उसका जो दूसरा सीक्रेट वेपन था वो था वाटर वेपर। और यहाँ कालावान नोटिस करता है कि पूरे इस एरिया में शिंशु लेवल काफी जल्दी ऊपर जा रहा था, यानी कि एक तरीके की वेपराइजेशन हो रही थी। और फॉग की वजह से वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। एंड ऑब्वियसली इन दोनों शिंशु के कॉम्बिनेशन से कोई भी पूरे रूम में एक ही टाइम पर काफी बड़े लेवल की इलेक्ट्रिसिटी अटैक कर सकता है, क्योंकि वाटर जो होता है अगर प्योर फॉर्म में ना हो तो काफी बढ़िया कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और यहाँ पे सेम चीज हम यहाँ पे ल्यूब्रिक को भी यूज करते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी अटैक की वजह से हुआ था, जिसकी रेंज इतनी ज्यादा थी और इतनी स्पेसिफिकली कालावान को हिट करती है कि उसे कॉर्नर में क्रिटिकल हिट लेने के बाद देखते हैं पड़े हुए। वहीं जब ल्यूब्रिक को लग रहा था कि उसने फाइनली कालावान को पिन डाउन कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ लीफ वे और हांग सुंग डिस्कस कर रही थी कि आखिर कैसे गेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जहाँ ऑब्वियसली यहाँ पर इवांका उनकी हेल्प के लिए नहीं थी, तो लीफ यहाँ पे एक सीक्रेट वेपन को सजेस्ट करती है, जो हमें दिखाया जाता है जो एक काइंड ऑफ रॉकेट लॉन्चर जैसा होता है, जिसका नाम हमें बताया जाता है लीफ वे फॉस्ट, जिसको स्पेसिफिकली बनाया गया था किसी बिल्डिंग को या मशीनरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए वन शॉट में। एंड ऑब्वियसली किसी बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जहाँ लीफ अभी उस गेट को टारगेट करी थी, यहाँ पे दोनों ब्रांच लीडर कैंडिडेट्स इस चीज को नोटिस कर लेते हैं कि कैसे लीफ का टारगेट वो रैप गेट है, और इसीलिए उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश भी करने लगते हैं उसी सेम मोमेंट पर। लेकिन हांग सुंग उनके रास्ते में आ जाता है और इस बार उसे दोबारा से एक अनएक्सपेक्टेड पंच नहीं मिलता, बल्कि वो इस पर्पल गाय को इस बार एक लेसन सिखाता है, जहाँ पर उसे काफी खतरनाक जूडो टेक्निक यूज करते देखते हैं। जहाँ पर इस टाइम पर हाथ से उसे बोलता है कि तुम आज तक शायद ऐसे लोगों से नहीं मिले जो कि एक पंच खाने के बाद उससे भी 12 गुना ज्यादा पावर की पंच वापस करते हैं। एंड ऑब्वियसली वो अपनी शिंशु अटैक से दूसरे कैंडिडेट को भी थोड़ी सी समय के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जहाँ लेफे को फाइनली ओपनिंग मिल जाती है। और लेफे का मानना था कि अगर इस गेट की एक साइड को डिस्ट्रॉय कर देती है तो इस केस में भी उनका मिशन सक्सेसफुल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उन दोनों ब्रांच लीडर्स को डिस्कस करते हुए कि कैसे गेट तो अभी भी बचा हुआ है, लेकिन अगर गेट तो डिस्ट्रॉय हो गया बाई चांस तो इस केस में क्या करेंगे। जहाँ दूसरे पर्सन का कहना था कि अगर ऐसा होता है तो मिडिल एरिया में टावर की खो जाएंगे काफी लंबे समय के लिए, जहाँ उन्हें रिटर्न करने में कई सदियां भी लग सकती हैं। लेकिन अभी के लिए सब चीजें ठीक है और ये टेलीपोर्टेशन के लिए रेडी हो रहे थे।
और इसी सेम मोमेंट पे दूसरी तरफ से एक अटैक बढ़ रहा था जो कि लीफ ने किया था इस गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इस चैप्टर यही भी ओवर भी हो जाता है। इस लंबी सी एक्सप्लेनेशन वीडियो के बाद आज की वीडियो को यहीं ओवर करते हैं और आपको देखने को मिलेगा कि आखिर क्या होने वाला है, कि कैसे लोबिया फैमिली का लीडर लोबोबिया तारोमारी, जिसकी प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो सकती है मेरी तरफ से, तो आप लोग कमेंट में सही कर सकते हैं, क्या अपनी बैटलशिप लेकर नेस्ट पर आएगा या नहीं। और जब हमें पूरे नेस्ट आर के पीछे के षड्यंत्र को एक तरीके से बता दिया गया है कि एक्चुअल में हमें पॉलिटिकल गेम चल क्या रहा था, या सिंपल भाषा में गए जहाँ पे जो 5D चेस था वो पूरा बैम को अपनी साइड लाने का था, जो कि लोबोबिया फैमिली के लीडर करना चाह रहे थे। और किंग जहाद और रॉयल आर्मी ने इन सब चीजों में पार्ट इसलिए लिया क्योंकि वो चाहते थे कि लोबिया फैमिली एक प्रॉक्सी वॉर लड़े पावर विदाउट गुस्सांग के खिलाफ, यानी कि एक दूसरी 10 ग्रेट फैमिली से, जो कि टावर में एक अलग क्योस लेके आने वाली है। वही इन्हीं सब चीजों के बीच में ल्यूब्रिक भी एक प्यादा था जिसने लोबिया फैमिली के कहने की वजह से ही कालावान और 4th कॉर्प कमांडर को खत्म किया। जब भी जितनी भी बची हुई ऑन गोइंग बैटल्स है, यानी कि कालावान वर्सेज ल्यूब्रिक या इवान कॉल वर्सेज व्हाइट विडो गारमेंट या दूसरी तरफ यामा वर्सेस याशा, इन सभी के आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या लोबोबिया फैमिली वर्सेस बैम की टीम, इसका बैटल क्या आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो इनके आंसर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो की नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, साथ ही में चैनल को ज्यादा शेयर कर अपने फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।